Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, as we have started our short stories course and we have completed 3 short stories so far. In this particular lecture, I will be talking about a short story, What the Tapster Saw, which is written by Ben Okri. Students, short story की summary को discuss करने से पहले मैं आपको राइटर की बायोग्राफी के बारे में थोड़ा बताऊंगी और इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हम इसके बैकग्राउंड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम राइटर को देखते हैं। बेन ऑक्री ये मार्च 15, 1959 में नाइजीरिया में मिना में पैदा हुए और ही इज़ बेसिकली अ पोइट। इन्होंने पोइट्री से स्टार्ट लिया और पोइट्री ही इनका पैशन है और लेकिन ये नॉवेलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू अपने एरिया की, अपने कंट्री की क्योटिक सिचुएशंस को मैजिकल रियलिज़म के थ्रू पेश किया है। मतलब इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में मैजिकल रियलिज़म जो है वो यूज़ किया है और इसके ज़रिए उन्होंने अपने एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स थी, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, उनको हाईलाइट किया है। और स्टूडेंट्स, इनको बुकर प्राइज़ भी दिया गया है 1991 में इनके बड़े फेमस नावल के लिए, द फैमिश्ड रोड। तो स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट स्टोरी की बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, इन्होंने सिविल वॉर को, नाइजीरिया की सिविल वॉर को पर्सनली एक्सपीरियंस किया और इस सिविल वॉर की वजह से इनको बड़ी इंस्पिरेशन मिली इनकी राइटिंग के लिए। इनकी राइटिंग में सिविल वॉर के इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं। तो अब हम लोग इसकी शॉर्ट स्टोरी के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट स्टोरी किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट आता है वो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन है। Nigeria actually is a country in West Africa. It was colonized by British in 1884. ब्रिटिश ने नाइजीरिया को टारगेट किया। क्यों किया? इसके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। ठीक है, ये बहुत रिच है, ये एरिया बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में और ब्रिटिश ने इसको ऑक्यूपाई करने के लिए मिलिट्री फोर्स को यूज़ किया। ठीक है, अगरचे यहाँ के नेटिव्स ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट किया मगर ब्रिटिश आर्मी ने सारी रेजिस्टेंस को क्रश कर दिया। जी, तो फिर इन्होंने नाइजीरिया के नेचुरल रिसोर्सेज का खूब इस्तेमाल किया और इन 1951 शेल ऑयल कंपनी ने नाइजर डेल्टा पर ऑयल की ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी। इससे क्या हुआ? इससे डिफॉरेस्टेशन का अमल तेज़ी से शुरू हो गया। वाटर वाज कंटेमिनेटेड, यानी कि ऑल वाटर बॉडीज़ वर डिस्ट्रॉयड, ऑल फॉरेस्ट्स वर डिस्ट्रॉयड। तो वहाँ के नेटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए। एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा था ना, मगर किसी ने भी इस चीज़ की परवाह नहीं की। नाइजीरियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की क्योंकि वो भी ब्रिटिश के साथ ऑयल प्रॉफिट में शेयर होल्डर बन गए थे और पब्लिक की कोई परवाह नहीं थी। So this story was published in 1988 and this story reflects the actual and realistic problems going on Niger Delta. नाइजीरिया की जो शेल ऑयल कंपनी थी उसने तमाम लोकल फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ऑयल निकालने के लिए तमाम वाटर बॉडीज़ भी तबाह हो गई थी। तो ये जो है व्हाट द टैप्स्टर सॉ इज़ एक्चुअली एन ऑब्वियस रिएक्शन टू ऑयल क्राइसिस। ठीक है, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो था नाइजीरियन सिविल वॉर। अब ये सिविल वॉर जो थी ये कैसे स्टार्ट हुई? बियाफ्रा की जो स्टेट थी नाइजीरिया की ही एक स्टेट थी, इसने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी, नाइजीरिया से सेपरेट हो गई थी 1967 में और अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन और जो है अपनी रिपब्लिक भी कायम कर चुकी थी। लेकिन नाइजीरिया ने इसके ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ कर दिया जिसका अंजाम एट लास्ट रीयूनिफिकेशन की सूरत में हुआ, यानी कि ये स्टेट दोबारा से नाइजीरिया में शामिल कर दी गई, दोनों स्टेट्स मिल गई। लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से कितने ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स हुए उस वहाँ की पब्लिक पे, वहाँ की इकॉनमी पे, वहाँ के रिसोर्सेज पे, सब पे बहुत ज़्यादा जो है वो बुरे असरात उस पे मुरतब हुए।
तो ये सब कुछ जो है ना इस शॉर्ट स्टोरी में हम देखेंगे। ये शॉर्ट स्टोरी एक्चुअली सिंबॉलिक है। इसमें हर एक हैपनिंग, इस शॉर्ट स्टोरी में जो भी वाक़या आपको नज़र आएगा वो नॉन फिक्शनल दुनिया के लिए एक सिंबल है, ठीक है। तो इस शॉर्ट स्टोरी में राइटर ने मैजिकल रियलिज़म यूज़ किया है। मैजिकल रियलिज़म क्या होता है? It is actually a genre of literature that depicts the reality by using fantastic and magic elements. तो राइटर किसी भी इशू को, किसी रियल इशू को फेरी टेल्स के साथ के इस स्टाइल में लिखता है, यानी कि रियलिटी को एक मैजिकल वे में कन्वे करता है। तो इस शॉर्ट स्टोरी को जो है ना वो जेनिफर वेंजल ने पेट्रो मैजिकल रियलिज़म भी कहा है, क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द स्टोरी थ्रोज लाइट ऑन द डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम ड्रिलिंग इन नाइजर डेल्टा एंड द स्टोरी हैज़ बीन रिटन इन इम्प्लाइड एंड टोटली सिम्बॉलिक वे। तो जो पेट्रोलियम ड्रिलिंग हुई थी नाइजर डेल्टा पे, उसके डार्क एस्पेक्ट्स को ये जो है वो शो करती है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसकी समरी को, तो काफ़ी हद तक अब आपको समझ आ जाएगी। ये जो स्टोरी है व्हाट द टैप्स्टर सॉ, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ टैप्स्टर हु इज़ एन एक्सपर्ट इन टैपिंग पाम ट्रंक्स टू गेट वाइन। वो खजूर के पत्तों से वाइन कशीद करने में बहुत माहिर है और खजूर के दरख्त पर चढ़ने को भी बहुत इंजॉय करता है। इतना एक्सपर्ट है कि कभी नहीं गिरा दरख्त से। एक दिन उसने ख्वाब देखा कि वो खजूर के दरख्त से गिर गया है और मर गया है। तो वो क्या करता है कि वो अपने एक दोस्त टबैस्को के पास जाता है, जो कि टबैस्को क्या है, वो एक एक्सपर्ट हर्बलिस्ट है, जड़ी बूटियों का माहिर है और फॉर्चून टेलर भी है। मगर वो जो है ना इस वक्त बहुत मसरूफ़ होता है। कौन? यानी कि टबैस्को बहुत मसरूफ़ होता है। वो अपनी बहुत सी वाइफ्स की डिमांड से परेशान है और काली मिर्च चबाता रहता है, शराब पीता रहता है और टैप्स्टर पे कोई तवज्जो नहीं देता। टैप्स्टर मायूस होकर जाने लगता है तो टबैस्को उसे एक तरफ ले जाकर एक शिकारी की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक शिकारी को वो जानता है जिसने एक स्ट्रेंज हिरन को देखा और वो हिरन एक औरत में तब्दील हो जाता है। फिर वो उसे कहता है कि ऐसा करो, तुम नेक्स्ट डे आओ और 3 टर्टल्स और कोला नट का एक बड़ा सा लोब लेकर आओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब के बारे में कुछ बताऊंगा। टैप्स्टर उसके बिहेवियर से काफ़ी मायूस होकर आ जाता है और घर जाकर वो वाइन पीता रहता है और वाइन पीते हुए अपना ख्वाब भूल जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे वो क्या करता है, अपना सामान लेता है और अपने साइकिल पर काम पर निकल जाता है। जब वो जंगल से गुजरता है तो उसे एक साइन बोर्ड नज़र आता है जिस पर लिखा था डेल्टा ऑयल कंपनी, दिस एरिया इज़ बीइंग ड्रिल्ड, ट्रेसपासर्स इन डेंजर। यहाँ स्टूडेंट्स ये साइन बोर्ड सिंबॉलिक है। मैंने आपको शुरू में शेल ऑयल कंपनी की ऑयल ड्रिलिंग की एक्टिविटी के बारे में बताया था। मतलब इस ऑयल ड्रिलिंग प्रोसेस ने लोकल पीपल को इतनी बुरी तरह डिस्टर्ब किया था कि वो अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए तंग हो गए थे। टैप्स्टर साइन बोर्ड को देखता है मगर कुछ से कुछ समझ नहीं आती। फिर वो आगे चलता है तो वहाँ पे उसे पाम ट्रीज़ का एक ग्रूव नज़र आता है, झुंड होता है। वहाँ पर वो जाता है और दरख्त पर चढ़ता है। तो क्या होता है कि सूरज की जो ऑब्लिक शाइनिंग रेज़ होती हैं उसकी आंखों में पड़ती हैं और वो गिर जाता है, दरख्त पर से गिर जाता है। वो अपने ओवरऑल करियर में 30 सालों में पहली दफ़ा गिरता है। यहाँ से इसकी ड्रीम सिचुएशन शुरू होती है। शायद ऐसा है कि वो कोमा में चला जाता है। अब वो ख्वाब में उठता है मगर वो हैरान है कि उसे गिरने से चोट नहीं लगी, बल्कि वो ख़ुद को मज़ीद हल्का फुल्का फ़ील करता है। अब वो काफ़ी आगे चलता है तो उसे एक और साइन बोर्ड नज़र आता है। तो उस पर लिखा होता है डेल्टा ऑयल कंपनी, ट्रेसपासर्स विल बी परसिक्यूटेड। तो स्टूडेंट्स वो मज़ीद आगे चलता है तो उसे कई तरह के अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो बहुत से अर्थ माउंट्स, ग्रेव स्टोन्स और एक पाम ट्री को देखता है। वो इस पाम ट्री पर एक निशान लगाता है। जो वो निशान होता है ना, वो उसके देखते ही देखते एक बड़ा सा ज़ख्म बन जाता है, बड़ा गहरा ज़ख्म बन जाता है।
यहाँ पे ये जो निशान है, ये जो मार्क है ना, ये भी सिंबॉलिक है। ये एक्चुअली उस फर्स्ट ड्रिलिंग एक्टिविटी को सिंबलाइज करता है जो देखते ही देखते सारे इकोसिस्टम को तबाह कर देती थी, जिसने देखते ही देखते सारे नाइजर के इकोसिस्टम को तबाह कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाम ट्री पर लगाया मार्क ज़ख्म बन जाता है ना, इसी तरह से ये जो इनकी फ़र्स्ट ड्रिलिंग एक्टिविटी थी, ये एक मार्क थी, और इसके बाद ये एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ती चली गई और इकोसिस्टम तबाह होता चला गया। फिर टैप्स्टर चलता हुआ एक दरिया तक पहुंच जाता है, और दरिया के करीब जो है ना एक बोर होल है। बोर होल क्या होता है? बोर होल एक्चुअली ज़मीन में ड्रिलिंग करके ये होल किया जाता है पानी ड्रॉ करने के लिए, या फिर कुछ भी और, ऑयल वगैरह। तो वहाँ बोर होल पर के एज पर वो तीन टर्टल्स को देखता है, तीन कछुओं को देखते हैं। इनमें से एक टर्टल का चेहरा टबैस्को के चेहरे जैसा होता है, और उसने गले में स्टेथोस्कोप पहना होता है और ग्लासेस भी लगाए होते हैं। टबैस्को आपको याद होगा, ये उसका वही हर्बलिस्ट फ्रेंड था जिसके पास वो पहले गया था। तो इसके अलावा वहाँ पे वो एक मल्टी कलर स्नेक को देखता है। वो स्नेक जो होता है ना, वो बोर होल में से निकलता है और दरिया में चला जाता है, और दरिया का पानी जो है वो उस स्नेक के अंदर चले जाने की वजह से तब्दील हो जाता है, बड़ा शफाफ और चमकदार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्नेक है ये भी सिंबॉलिक है। द स्नेक इज़ आई थिंक इट इज़ ऑयल इटसेल्फ, जो बोर होल से निकलता है और दरिया के पानी को आलूदा कर देता है, दरिया के पानी में शामिल हो जाता है, उसका कलर चेंज कर देता है। ठीक है, क्योंकि ऑयल ड्रिलिंग की वजह से, मैंने आपको पहले भी बताया, वाटर बॉडीज़ भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, पानी जो है वो आलूदा हो गया था, सी लाइफ जो है वो तबाह हो गई थी। तो ये बोर होल से ये स्नेक निकलता है और रूल करता है। पानी का कलर चमकदार हो जाता है, तो वो डेफिनेटली ऑयल की आमेजिश की अलामत है। तो स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो स्नेक है वहाँ चला जाता है, और उसके बाद ये क्या होता है कि फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है टैप्स्टर को। आवाज़ क्या होती है? डोंट टर्न अराउंड। ठीक है, और जो कछुआ टबैस्को वाला फेस रखता है, वो टैप्स्टर की तरफ यूरिन करता है, और वो तीनों कछुए इस हरकत को बहुत इंजॉय करते हैं और हंसते हैं। टैप्स्टर भी इनको देख के हंसता है, तो टैप्स्टर को के पीछे से कोई भारी सी चीज़ टकराती है, यानी कि कोई चीज़ उसे हिट करती है। इसका मतलब ये है कि वो जो कॉलोनाइजर्स थे वो खुद तो जो चाहे कर सकते थे, हर तरह से नेचुरल सोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, लेकिन लोकल पीपल, नेटिव्स जो थे, उनसे सारे बेसिक राइट्स छीन लिए गए थे। इसके हंसने पे, इसको हिट करने की जो है वो सिंबल, वो इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है कि इवन बेसिक राइट्स जो थे वो नेटिव्स के, वो भी उनको इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फिर वो अचानक टैप्स्टर टर्न लेता है, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आता। टैप्स्टर फिर हंस पड़ता है और उसे एक दफ़ा फिर ज़ोर की ज़र्ब लगती है। सांप दोबारा से दरिया से बाहर निकलता है और टैप्स्टर पर थूक देता है। थूकने के बाद सांप दोबारा से बोर होल में दाखिल हो जाता है। टैप्स्टर सोने की कोशिश करता है, मगर सो नहीं पाता। वो डिफरेंट वॉइसेस सुनता है जो इसके बारे में बातें करती हैं, जैसे ऐसे बातें करती हैं जैसे वो ये समझती हैं कि टैप्स्टर तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ठीक है, और ये जो वॉइसेस हैं स्टूडेंट्स, ये अथॉरिटी की वॉइसेस को सिंबलाइज करती हैं, गवर्नमेंट और कॉलोनाइजर्स की वॉइसेस को शो करती हैं। ठीक है, असल में ये गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज़ हैं जो कि मनी और ट्रेड को डिस्कस करते हैं लोकल लोगों की मर्ज़ी के बगैर। ठीक है, और बिल्कुल भी नहीं उनको बिल्कुल ऐसे शो करते हैं कि जैसे उन्हें पब्लिक की परवाह ही नहीं है, और पब्लिक यहाँ पे है या नहीं, दे डोंट केयर। अब टैप्स्टर इतना ज़्यादा हेल्पलेस है, वो अपनी आंखें बंद करना चाहता है, सोना चाहता है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब भी उसे भूख लगती है तो उसे कैमलियन और मिलीपीड्स खाने को दिए जाते हैं। मिलीपीड्स होते हैं केचुए टाइप के, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो उनको ये दिए जाते हैं।
रेंगने वाले कुछ कीड़े, और पीने के लिए कैलाबैश का लिक्विड दिया जाता है। अब ये कैलाबैश क्या है? कैलाबैश इज़ एक्चुअली एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल अमेरिकन ट्री है जिस पर गोड्स की तरह के फल लगते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक रोटन एगापेंथस के स्मेल जैसी क्रिएचर आती है। अब ये एगापेंथस क्या होते हैं? एगापेंथस साउथ अफ्रीकन प्लांट है जिस पर फनल शेप के फूल लगते हैं। तो ये गले सड़े एगापेंथस की स्मेल जैसी एक क्रिएचर आती है, एंड इट कपुलेटेड विद हिम। टैप्स्टर के साथ ये जो है वो इसका यू कैन से कि ये मिलती है और अपने अजीब से बदसूरत से अंडे वहाँ छोड़ जाती है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो एक और आवाज़ सुनता है। आवाज़ क्या होती है? एवरीथिंग इन योर वर्ल्ड हैज़ एंडलेस काउंटर पार्ट्स इन अदर वर्ल्ड्स. There is no shape, no madness, no ecstasy or revolution which does not have its shadows somewhere else. I couldn't tell you stories that would drive you mad. You humans are so slow. You walk 2000 years behind yourself. क्या मतलब? ये कहती है कि आपकी दुनिया की हर चीज़ का लामतनाही काउंटर पार्ट एक दूसरी दुनिया में मौजूद है। कोई शक्ल, कोई पागलपन, कोई एक्सटेसी, कोई रेवोल्यूशन ऐसी नहीं जिसका शैडो किसी और दुनिया में मौजूद ना हो। मैं आपको ऐसी कहानियाँ नहीं सुना सकता जो आपको पागल कर दें। और वो मज़ीद कहती है कि आप इंसान बहुत सुस्त हैं, आप 2000 साल पीछे चलते हैं। फिर एक और आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्या कहती है? यू हैव बीन डेड फॉर 2 days, वेक अप। फिर एक और मखलूक आती है और उसकी आंखों में मकड़ी के जाले डाल देती है, उसकी आंखों को मकड़ी के जालों से भर देती है। इससे थोड़ी सी उसे इचिंग सी फील होती है, मगर उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका विजन क्लियर हो गया है। वो क्या देखता है? वो देखता है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ऑल हिडन बॉम्ब्स एक्सप्लोड्स। और वो लोग जो समझ रहे थे कि जंग ख़त्म हो गई है, वो इसी धोखे में मारे गए। वो इन तबाहशुदा ब्रिजेस को देखता है जिनकी मरम्मत की जा रही है। वो देखता है कि सड़कों पर इंसानों के स्केलेटन्स बिखरे पड़े हैं। ठीक है, दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स शो द हैवक्स ऑफ सिविल वॉर इन नाइजीरिया। मैंने आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि इस स्टोरी में आप सिविल वॉर के बहुत सारे सिंबल्स देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सिंबलाइज करते हैं सिविल वॉर के हैवक्स को। ठीक है, वो लोगों को फिर मज़ीद देखता है, लोगों को जंगलों को लेवल करके ड्रिल करने की कोशिशें करते हुए देखता है। यहाँ वो विच डॉक्टर्स को भी देखता है जिनको जंगल से बदरूहें भगाने के लिए बुलाया गया है। वो देखता है कि लोग रेनफॉल को और सन राइजिंग को भी रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये इमेज भी सिंबॉलिक है, मतलब रेनफॉल और सनराइज फॉरेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो डीफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी को ये सिंबल शो करता है। ठीक है, जब वो रेनफॉल को और सन राइजिंग को रोकने की कोशिश करते हैं तो ये डीफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी को शो करता है ये इमेज। जब इनकी ये कोशिश बेकार हो जाती है तो कंपनी एक गैर मुल्की को हायर करती है जो कि जंग से बच जाने वाला एक्सप्लोजिव लेकर आता है और फॉरेस्ट में डायनामाइट लगा दिया जाता है और धमाका होता है। एक्सप्लोजन के बाद टैप्स्टर को हर जगह थिक ग्रीन स्मोक नज़र आता है और वो वहाँ पे बहुत सा कत्लेआम भी देखता है और बहुत ज़्यादा कत्लेआम देखता है। पीपल वर बीइंग किल्ड, और जो भी मरता है उसका नाम उस बुलेट पर, जो बुलेट उसे लगती है, उस पर लिखा होता है। ठीक है, फिर एक दिन ऐसा होता है कि टैप्स्टर जो है ना वो भी बोर होल में जाता है और वहाँ उसी मल्टी कलर स्नेक को देखते हैं। वो एक ऐसे आदमी को भी देखते हैं जो बाइबल को उल्टा पढ़ते हुए मर गया था। यहाँ बाइबल अपसाइड डाउन यानी कि बाइबल को उल्टा पढ़ते हुए मर गया था, ये जो है सिंबल यहाँ पे रिलीजन पर जो है वो तंज है।
और ये कि क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स ना तो लोगों की समझ में आ रही हैं, ना ही हेल्पफुल साबित हो रही हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो ये टीचिंग्स नहीं है कि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करो, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह कर दो अपने बेनिफिट के लिए। तो लोग ये किस किस्म के रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं कि जिसकी टीचिंग्स इनकी समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, बाइबल अपसाइड डाउन पढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है। तो मैंने आपको बताया था इस स्टोरी में हर एक हैपनिंग जो है वो एक नॉन फिक्शनल दुनिया के लिए सिंबल है। तो यहाँ पे फिर वो ये देखता है और इसके बाद जो है वो बोर होल में वो देखता है कि हर चीज़ को आग लगी होती है मगर धुआं नहीं होता। अब ये भी सिंबॉलिक है, मतलब इस प्रोसेस में एनवायरनमेंट तो तबाह हो रहा है मगर उसे डेवलपमेंट के धोखे में छुपाया जा रहा था। इकोनॉमिक प्रोग्रेस उस नुकसान को हाईलाइट नहीं होने दे रही थी जो कि उस सारे ड्रिलिंग प्रोसेस से हो रहा था। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पर्दे में उस ड्रिलिंग प्रोसेस के जो नुकसानात हैं उनको छुपाया जा रहा था। इनके स्मोक, आग लगी हुई है लेकिन स्मोक जो है वो शो नहीं हो रहा। तो ये इस तरह से सिंबॉलिक है। टैप्स्टर अपने पीछे बहुत सा शोर सुनता है। वहाँ पर एक अजीब सी क्रिएचर प्लेट में खाना लेकर आती है जिसमें खाने का बड़ा मैसी सा सब्सटेंस होता है। टैप्स्टर को वो खाना पड़ता है। वहाँ स्नेक उसे एक डर्टी जोक सुनाता है, वो हंसता है। स्नेक जोक सुनाकर हंसता है और टैप्स्टर भी हंसता है, तो उसे बहुत ज़ोर से हिट किया जाता है। तो यहाँ पे इम्पीरियलिज़म के मज़ालिम नज़र आते हैं कि जो इम्पीरियलाइज्ड नेशन को किस बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनसे खुशियाँ छीन ली जाती हैं, उनकी विल छीन ली जाती है। फिर वो बोर होल से बाहर आता है तो वो हर चीज़ को गिनना शुरू कर देता है, लेकिन जब भी वो गिनने की कोशिश करता है तो उसे ज़ोर की ज़रब पड़ती है, ज़ोर से हिट किया जाता है। फिर उसको एक और आवाज़ आती है, वो कहती है कि यू हैव बीन डेड फॉर 3 days। वो आवाज़ उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मार कर ही निकाला जाएगा। टैप्स्टर पूछता है वाई? तो वो आवाज़ कहती है बिकॉज यू ह्यूमंस ओनली अंडरस्टैंड पेन। इस डायलॉग के बाद वो आवाज़ चली जाती है और टैप्स्टर सो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि 3 टर्टल्स बोर होल के एज पर लेटे हैं और स्नेक भी बोर होल से बाहर आता है। यहाँ स्नेक और टर्टल्स में मून्स के तादाद की इशू पर लड़ाई शुरू हो जाती है। यानी कि टर्टल्स कहते हैं कि आज 6 चांद हैं, स्नेक कहता है कि नहीं 7 हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो इनकी बहस है, ये जो इनकी लड़ाई मीनिंगलेस किस्म की, ये एक्चुअली गवर्नमेंट और ऑयल ड्रिलिंग कंपनी के बीच की डिस्कशन है अबाउट ऑयल प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी पब्लिक की परवाह किए बगैर अपने प्रॉफिट के शेयर को जो है वो डिस्कस करते हैं और मीनिंगलेस उनकी डिस्कशन है। ठीक है, पब्लिक की परवाह किए बगैर। तो एक्चुअली यहाँ पे जो इनकी ये अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सिंबॉलिक है यहाँ पे भी। तो फिर इनमें लड़ाई हो जाती है और लड़ते हुए स्नेक और टबैस्को के फेस वाला जो टर्टल है ये बोर होल में गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद टर्टल बाहर आ जाता है मगर अब उसके पास ग्लासेस और स्टेथोस्कोप नहीं है। ठीक है, और टर्टल के पास बाकी टर्टल्स के पास जो है ना ये अपनी जगह पे वापस आके बैठ जाता है। वो सब कोला नट तोड़ते हैं और टबैस्को फेस वाला कछुआ अपना पाइप जलाता है और टैप्स्टर को करीब आने का कहता है। वो टैप्स्टर के फेस पर स्मोक फेंकता है। ठीक है, पाइप पीकर स्मोक उसके मुंह पर फेंकता है और उसे बताता है कि यू हैव बीन डेड फॉर 6 days। इसके बाद स्टूडेंट्स टैप्स्टर को होश आने लगता है और वो अपनी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। स्टोरी के एंड पर टबैस्को टैप्स्टर को बताता है कि तुम 7 दिन तक मरे रहे। वो कहता है कि तुम पाम ट्री से गिरे थे और 7 दिन से मरे पड़े हो। अब हम तुम्हें सुबह दफन करने वाले थे। मैं तुम्हें होश में लाने की कोशिश करता रहा। और मज़ीद वो कहता है कि मुझे तुमसे फ़ीस नहीं लेनी बल्कि मैं तुम्हें पेमेंट करूँगा क्योंकि ऐसा रेयर केस मुझे तुम्हारी वजह से मिला। तो स्टूडेंट्स देखें इस शॉर्ट स्टोरी में मैजिकल रियलिज़म के थ्रू किस तरह से वॉर के हैवक्स और
ऑयल क्राइसिस को हाईलाइट किया गया है। तो ये जो है वो मैजिकल रियलिज़म के सब जॉनरा पेट्रो मैजिक रियलिज़म में आती है ये शॉर्ट स्टोरी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।